रामदेव नारायण यादव जी के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुआ उस पर आपने मुझे समर्थन करने की अनुमति दी है, मैं इसके लिए आभारी हूँ। उन्होंने बहुत विस्तार से महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारी सरकार की उपलब्धियों का, सरकार के द्वारा पिछले 4.5 वर्षों में जो सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जिस दिन पहले दिन 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने और इसी भारत की पार्लियामेंट की दहलीज पे, उस चौखट पे जब पहली बार इस लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया तो उस चौखट को उन्होंने अपने शीश को नवाते हुए यही कहा कि मेरी सरकार देश के उन करोड़ों लोगों के लिए समर्पित होगी जो आज इतने वर्षों में भी आज भी वंचित रहे हों, उपेक्षित रहे हों, और उस आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए, विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी। और वो दिन है और आज का दिन है कि आज जब हम 17वीं लोकसभा के चुनाव के पास हैं, ये हमारा आखिरी सत्र है, तो आज तो कम से कम इस सदन को महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण कोई अभिभाषण नहीं है, हमारी सरकार की पिछले 4.5 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा है, 4.5 वर्ष के कार्यक्रमों का लेखा जोखा है। आज ये कोई देश की लोकसभा है, यहाँ पे उन अभिभाषण पे सरकार के कार्यक्रमों नीतियों की आलोचना होनी चाहिए, कोई अगर कमियां हैं तो उसको उल्लिखित करना चाहिए। जिस तरह से इस सदन के अंदर लगातार व्यवधान पैदा कर रहे हैं और किस चीज पे आश्चर्य है, शायद लोकतंत्र में देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि आज जब इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जिस बात को लेकर के इनकी नेत्री ने धरना दिया तो उन्होंने स्पष्ट किया अपने ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने कि उस वेस्ट बंगाल के पुलिस कमिश्नर को जो शारदा नारदा के घोटाले हुए हैं, जिसमें 17 लाख लोगों के, गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा आज डूब गया है, तमाम वो गरीब लोग आत्महत्या कर चुके, तमाम वो परिवार के लोगों का सुहाग उजड़ चुका, तमाम वो परिवार की माओं की गोदें सूनी हो गई। ऐसे वो गरीब अपने पैसे की और न्याय की आशा के लिए कर रहे थे और 2014 में SIT बनी, कोर्ट के आदेश पे सम्मानित CBI की जांच मुकर्रर हुई और इसके बावजूद इस संघीय ढांचे में अगर उस CBI की जांच जो उस न्यायालय, सम्मानित न्यायालय के निर्देश पे हो, उसमें समर्थन न हो और उस समर्थन में अगर उसकी पूछताछ करने जाएं तो जिस तरह से CBI के लोगों को हिरासत में लिया गया, गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा कि एक लोकतंत्र पे, संघीय ढांचे पे खतरे का सवाल हो, और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उनको CBI को सहयोग करना होगा, पुलिस कमिश्नर को उनके सामने पेश होना होगा। इसके बावजूद भी अगर सदन में इस बात का शोर कर रहे हैं तो इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एक कांग्रेस पार्टी थी, उनके नेता राफेल को सवाल को उठाते रहे जैसे गोबेल्स की थ्योरी हो कि लगातार झूठ बोलते रहे, और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से क्लीन चिट दी सरकार को, फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिया, आज भी उसको इशू बना रहे हैं। ये शायद पहला मौका होगा जब इस सदन में विपक्ष के पास आज कुछ कहने के लिए नहीं है। आज इस सदन में ये विपक्ष को कोई हमारी सरकार की, क्योंकि आप याद करिए 2014 में जब सरकार थी तो उस समय देश का वातावरण क्या था, पूरे देश में उस समय भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, उस समय देश में कोलगेट की बात हो या कॉमनवेल्थ गेम्स के भ्रष्टाचार की बात हो या 2G की बात हो, और जिस तरह से 1,76,000 1,86,000 करोड़ के घोटाले थे, उस पर देश की जनता ने उसी पर जनादेश दिया था। और आज जब वेस्ट बंगाल में एक भ्रष्टाचार की बात हो, अपने उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इस सदन के उन माननीय सदस्यों का बहुमूल्य समय खराब कर रहे हैं। आखिर इस सरकार की नीतियां क्या है? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इस सदन के सम्मानित नेता कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कह दिया कि इस देश में जो हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष जाएगा, जिससे लगभग 75,000 करोड़ भारत सरकार के खजाने से
देश के उन 12 करोड़ किसानों के सीधे खाते में जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो 17 रुपया प्रतिदिन को नेता ने कहा कि ये किसानों का अपमान है, तो पिछले 10 वर्षों में जब सरकार थी और इसी सदन में भर्तृहरि महताब जी बैठे हैं और तमाम सम्मानित नेता 15वीं लोकसभा के हमारी तरफ भी बैठे हैं, इस सदन में यह चर्चा होती थी, आप भी सम्मानित स्पीकर महोदया, आप इस सदन की गवाह हैं, कि ये होता था कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया जो नीति उस समय योजना आयोग के 9 वर्षों तक उपाध्यक्ष रहे, तो वो क्या परिभाषा देते थे? वो कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उस गरीबी रेखा के नीचे अगर उनकी आमदनी शहरी क्षेत्र में 859 रुपया 60 पैसे प्रतिमाह है तो वो गरीब नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर 672 रुपया उनका प्रतिमाह आमदनी है तो गरीब नहीं है। मतलब शहर में ये परिभाषा योजना आयोग के उस समय कांग्रेस यूपीए की सरकार के उपाध्यक्ष की थी कि 28 रुपये 65 पैसे प्रतिदिन कमाने वाला गरीब नहीं है, 22 रुपया 42 पैसे कमाने वाला गरीब नहीं है। वो इसलिए आंकड़े दिए जाते थे कि जिससे कि गरीबी रेखा के या उस गरीबों को मकसद उनका संख्या कम करना था, जिससे कि गरीबों को योजनाओं का लाभ न मिल सके, अधिक से अधिक लाभ न देना पड़े। और आज हमारे वर्तमान सरकार की क्या योजना है कि हम देश के एक एक गरीब को, अगर आज सौभाग्य योजना में हमारी सरकार ने फैसला किया है तो हम गरीबी रेखा की परिभाषा को निर्धारित नहीं कर रहे हैं। आज हम ये नहीं निर्धारित कर रहे कि कोई गरीबी रेखा के नीचे होगा उन्हीं को हम निःशुल्क बिजली का कनेक्शन देंगे। आज हमने फैसला किया, हमारी सरकार ने, कि चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे हो और चाहे गरीबी रेखा के ऊपर हो, आज भी देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर आज भी लोगों के घरों में ऐसे घर हैं देश के गांवों में, शहरों में, जिनको आज भी अभी बिजली मुहैया नहीं है, आज भी उनके बच्चे अगर सूरज निकलने का इंतजार करते हो कि हम अपनी पढ़ाई जब सूरज की रोशनी होगी तब करेंगे, या उस माँ को घर में खाना बनाने के लिए ढिबरी और लालटेन हो, तो उस युग से अगर निकालने का दर्द किसी को हो सकता है तो वो उसी को हो सकता है जिसने देश में गरीबी देखी हो, जिसने गरीबी भोगी हो। और आज हम कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने गरीबी को, देश के आज जो गरीबों की चिंता उनको है, उन्होंने उस गरीबी को देखा है, इसलिए देश का कोई भी वो घर जहां आज भी उजाला नहीं है, उन घरों में सौभाग्य से निःशुल्क बिजली का कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं। तो आज मैं कहता हूं कि उन घरों में हम सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन दें, घरों से में धुएं से मुक्त अगर हम आज रसोई देने का काम कर रहे हैं। इसी सदन में रोज चिंता होती थी, मैं सदन में खड़ा था पिछली बार 15वीं लोकसभा में, सरकार ने कहा था कि अब हम केवल साल में 6 गैस का सिलेंडर एक परिवार को देंगे। आप कल्पना करिए कि हर परिवार में औसत 1 सिलेंडर लगता है, और इस सदन में हमने उस सवाल को उठाया था कि कम से कम 12 गैस का सिलेंडर एक साल में प्रत्येक परिवार को मिलना चाहिए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि बड़ी मुश्किल से जब पूरा सदन ने मेरी बात का समर्थन किया था, आदरणीय गृहमंत्री जी मौजूद हैं, उस समय 9 सिलेंडर हुआ था। उस समय सिलेंडर लेने के लिए कांग्रेस यूपीए की सरकार में लोगों को ब्लैक लेना पड़ता था, सिलेंडर पैसा लेकर के लोग जाते थे लेने, लाठी चार्ज होती थी। और आज ये नतीजा है कि हम केवल सिलेंडर नहीं दे रहे कि 6, 9, 12, बल्कि देश के हर घर में, पहले हमने 2011 की सूची से हमने तय किया कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, अंत्योदय कार्ड होल्डर हैं, या चाहे देश की गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, या जंगलों में आदिवासी हैं, उनके घरों को हम गैस का चूल्हा देंगे। आज मैं धन्यवाद अपनी सरकार को देना चाहता हूं कि आज सरकार ने यह फैसला किया, प्रधानमंत्री जी ने, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, धर्मेंद्र जी ने, कि अब देश में चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, सवर्ण हो, बैकवर्ड हो, पिछड़े वर्ग का हो, अगर आज भी देश का ऐसा कोई घर है जिस घरों में गैस के चूल्हे का कनेक्शन नहीं है, उसको देश में हम मुफ्त उस उज्ज्वला के अंतर्गत गैस का चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर देने का काम करेंगे। शायद इस तरीके का निर्णय आजादी के बाद कभी किसी सरकार में हो सकता था। लोग पैसा देकर के गैस का सिलेंडर नहीं पा रहे थे, पैसा देकर के लोगों को गैस का चूल्हा नहीं मिल रहा था। और आज स्थिति यह है कि 6 करोड़ वो गैस का चूल्हा और सिलेंडर हम बांट चुके हैं। तो आज
अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि जहां 2014 में भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी, आज हम 2019 में आयुष्मान भारत की चर्चा हो रही है, आज सौभाग्य योजना की चर्चा हो रही है, आज उज्ज्वला की चर्चा हो रही है, आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की चर्चा हो रही है, आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की चर्चा हो रही है। आज ये योजनाएं क्या हैं? ये योजनाएं जो प्रधानमंत्री ने उस 26 मई को 2014 को सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास होगा, तो आज वो करोड़ों लोग जो देश के उपेक्षित लोग थे, जिनको कभी कल्पना नहीं थी कि कभी उनके घरों में शौचालय बनेगा, कभी उनके घरों में उनको आवास मिलेगा, आज उनके लिए ये सरकार काम कर रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, पूरे वर्ष मना रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी को ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार उस महात्मा गांधी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करती है। सदन के किसी भी दल के लोग हों, महात्मा गांधी के बारे में क्या कहते हैं? कहीं अगर सरकार बनती है तो कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के पदचिन्हों पे चलेंगे, महात्मा गांधी की नीतियों पे चलेंगे, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के सबसे बड़े सिद्धांत क्या थे? 2 सिद्धांत थे, अस्पृश्यता का सिद्धांत था और स्वच्छता का सिद्धांत था। मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद से 2 अक्टूबर को राजघाट जा करके जो सरकारों के और सरकार के मुखिया, प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री जा करके उस राजघाट पे श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे और कहते थे, संकल्प लेते थे कि गांधी जी हम आपके सपनों को साकार करेंगे। अगर शायद वो सपने साकार हुए होते तो आज 2018-19 में या 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी या हमारी सरकार बनी, तो शायद करोड़ों लोगों का सपना अगर साकार हो रहा है तो पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना साकार हो रहा है, जब देश के 9 करोड़ लोगों को, देश के 9 करोड़ परिवारों को शौचालय है। ये कौन नहीं जानता कि घरों में आज हमारी बहन बेटियों को अगर बाहर जाना है तो सूरज ढलने का इंतजार करती है, अगर तबीयत खराब हो जाए तो कितनी असहज स्थिति होती है, तो घरों में शौचालय न हो। आज ये परिस्थितियां थी, 9 करोड़ हमने बनाया। तो मैं कहता हूं कि आज अगर महात्मा गांधी के सपनों को कोई साकार कर रही है, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चल करके सबका साथ सबका विकास, उस छुआछूत को या गैर बराबरी को, असमानता को, जिसको हमारे हुकुमदेव नारायण जी ने कहा, या जो विसंगतियां हैं उनको समाप्त करके अगर आज समता मूलक समाज की स्थापना करने की बात कर रहे हैं, तो वो हमारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार कर रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से हमने आज योजनाओं को लागू किया है, उस योजनाओं में ये कहना चाहते हैं कि कृषि पे हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले हमने कृषि पे जोर दिया, और कृषि पे जो हमने फोकस किया, तो आप देखिए सब अध्यक्ष महोदया कि पहली बार 1947 से देश की आज़ादी के बाद जो हमारी मुख्य फसलें हैं, किसान की सबसे बड़ी चिंता क्या है? आज ये बात मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि हम गांव में जाते हैं, हमारे लोकसभा के सांसद जाते हैं, अगर कोई विधवा मिल जाती है तो यही कहती है कि हमारे पति की 8 साल हो गई मृत्यु है, अभी तक हमको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा। कोई 60 साल का वृद्ध मिल जाता है तो वो कहता हमें वृद्ध का पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धावस्था का, कोई यहाँ तक कि विकलांग। 500 रुपये पेंशन के लिए हमारी गांव की वो बहन, हमारी माताएं जिस तरह से दुखी हैं, व्यथित हैं, और उनको जब पेंशन मिल जाता है तो उनके जीवन की, उनकी कितनी बड़ी सोशल सिक्योरिटी होती है, कितनी बड़ी सामाजिक सुरक्षा होती है कि जिस तरीके से एक सुरक्षा किसी नौकरी पेशा के लोगों को मिलता है, किसी और को मिलता है, उस तरीके की सुरक्षा मिलती है। और आज जब वो इस परिस्थितियों में ये तय किया गया कि सबसे पहला ध्यान आदरणीय मोदी जी का, जब हमारी सरकार का आया कि इस देश में किसानों की बात सब करते हैं, और देश की आज़ादी के बाद जो किसानों का योगदान जीडीपी में था वो निरंतर घट रहा था। ये चिंता हमसे पहले की भी सरकारों को होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद ये चिंता नहीं हुई कि हम उस जीडीपी में आज 27% जब किसानों का कंट्रीब्यूशन रह गया, तो हम इस किसानों के उत्पादन मूल्य को कैसे एक लागत लाभप्रद मूल्य में बदल सकें। ये बात अगर सोचा
तो पहली बार प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि अब हम उन किसानों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा, वो जो किसान के लागत आती है, उसकी भर्ती आती है, चाहे वो बीज हो, खाद हो, पानी हो, कीटनाशक पेस्टिसाइड दवाएं हो, उन सब को मिला करके जो उनका उत्पादन मूल्य, लागत मूल्य है, उस उत्पादन मूल्य का 1.5 गुना देने का काम करेंगे। और आज मैं बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार देश के किसानों की 22 महत्वपूर्ण फसलों के दाम को हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, हमारी सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया कि हम 1.5 गुना लागत देंगे। जिस किसान को कहीं अपना लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता था, उनकी खरीद नहीं होती थी, आज उत्तर प्रदेश हो, जिस तरीके से गेहूं की खरीद हुई, धान की खरीद हुई, ये आज जो लोग सदन में अभी हमारे हुकुमदेव नारायण जी का व्यवधान कर रहे थे, वो भी 5 साल सरकारों में थे, गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पाते थे, गेहूं की खरीद नहीं। क्या बात आप कर रहे हो? कभी गेहूं की खरीद नहीं कर पाए। आज मैं कह सकता हूं पूरे प्रदेश में समर्थन, और इसीलिए जनता ने जनादेश दे दिया, इसीलिए जनता ने जनादेश दे दिया कि कहने के लिए कहते थे किसान कि हम किसान के पुत्र हैं, लेकिन किसानों के पुत्र नहीं थे, केवल अपने यहाँ की एक्सप्रेस हाईवे बना रहे थे। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार सरकार ने 23,000 हमने गन्ना मूल्य करोड़ का 23,000 करोड़ का भुगतान किया। अरे इनको किसान पुत्र कह रहे हैं, इनको याद नहीं है कि पहली बार अगर श्री अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ में विधानसभा के चुनाव के पहले उन्होंने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो हम अपनी सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के लघु सीमांत किसानों का 1 लाख कर्जा माफ करेंगे। ये पहली सरकार है जिसने 68 लाख किसानों का 36,000 करोड़ कर्जा माफ करने का काम किया है, 86 लाख किसानों। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश पहली सरकार है जिसके नाते आज चाहे पूरे प्रदेश और देश में, और उससे बढ़कर के आज केंद्र सरकार ने किया कि केवल हम किसानों का कर्जा माफ करें, ये अस्थायी समाधान नहीं है। आज गांव में किसान के बेटे, आज ऐसे परिवार हैं जो त्योहार के समय या किसी समय उनके पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं रहते, आज किसी बहन के उस तरह से रहती, आज खाद बीज का पैसा नहीं रहते। अगर उनको 6,000 मिलेगा तो मैं समझता हूं कि इससे गांव के किसानों की जिंदगी में एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा। इन्होंने सोचा, कभी उन्हीं की सरकार थी, हम लोग इस सदन में खड़े होकर कहते थे कि हमारी सरकार एक एक किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड देना चाहती है। प्रधानमंत्री जी खुद अपने भाषण में कहते थे कि मनुष्य को अगर अपने स्वास्थ्य की चिंता है तो हमें अपने जमीन की खेती की भी स्वास्थ्य की चिंता करनी होगी, उसके उर्वरा की चिंता करनी होगी। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी धर्मेंद्र जी की, लेकिन उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड बांटने का काम नहीं किया। आज हमने 17 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बांटने का काम किया है। ये बात करेंगे किसानों की। आज जिस तरह से किसानों की यूरिया खाद की ब्लैक होती थी, आज उत्तर प्रदेश की जनता आज भी याद करती है। यूरिया खाद के लिए लाठियां खानी, क्या बात करोगे? यूरिया ब्लैक मिलता था, आज उस यूरिया को नीम कोटेड करने का काम हमारी सरकार ने किया। आज प्रदेश में देश के किसानों को कहीं भी खाद की कोई कमी नहीं है। आप सुनना सीखो, आप में धैर्य रखो, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा, तो आप में धैर्य होना चाहिए। तो आज पूरे प्रदेश देश को क्या है, किसान चाहता है कि हमें समय से यूरिया मिल जाए, हमें समय से पेस्टिसाइड मिल जाए, और मिलने के बाद जब वो किसान अपना उत्पाद पैदा कर ले तो उस उत्पाद के उसका समर्थन मूल्य मिले। आज पहली बार हम किसानों को उस राष्ट्रीय कृषि विकास नीति के अंतर्गत, जहां उनकी हम फसलों की कीमत को 1.5 गुना कर रहे हैं, जहां हम सॉइल हेल्थ कार्ड बांट रहे हैं, जहां हम खाद उपलब्ध करा रहे हैं, और जहां एक एक ड्रॉप मोर क्रॉप, ऐसी 99 परियोजनाएं थी सिंचाई की जो अधूरी पड़ी थी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि हम उस 99 परियोजनाओं को पूरा करेंगे, और आज मुझे खुशी है बताते हुए इस राष्ट्रपति के भाषण पे 71 सिंचाई की देश में परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, जिससे आज किसानों का, आपको मालूम है सिंचाई क्षमता कितनी हो गई? यूपीए की सरकार में
28.9 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता थी और आज 4.5 साल देश की आजादी के बाद से 2014 तक 28.9 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता थी और 4.5 साल में हमने ये क्षमता 35.6 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता हमने बढ़ाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की चर्चा कई बार हुई। देश के किसानों ने तारीफ किया कि हमने कम प्रीमियम पर फसलों का बीमा किया। देश की आजादी के बाद ये चिंता नहीं थी कि किसान के फसल का नुकसान हो जाता था, तो उसमें जब तक रिपोर्ट नहीं आती थी कि 50% फसल नहीं नुकसान हुआ है, तब तक किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। यही प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों के दर्द को समझा कि अगर 50 नहीं, 45 नहीं, 40 नहीं, 33% भी अगर फसल का हो गया, 49% हो गया, तब तक किसान को फसल की क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी। तय किया प्रधानमंत्री जी ने कि 50 नहीं, अगर 33% तक भी किसान का फसल की क्षति होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति देने का काम सरकार करेगी और आज वो मुआवजा देने का काम कर रही है। और इतना नहीं है, इतना नहीं, हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया, हमने उसमें 13 गुना अधिक खरीदारी किया है। मैं इन आंकड़ों को दे रहा हूं। ये आंकड़े परिणाम हैं जो इस सरकार में दलहन और तिलहन, जो इस सदन की चिंता रहती थी, बैठे हैं बहुत लोग, निशिकांत भाई, भर्तृहरि मेहताब जी, कि दलहन का उत्पादन कम है, तिलहन का उत्पादन कम है। आज विपक्ष में जब थे, गृह मंत्री जी ने कृषि पे विषय रखते हुए कहा था, लेकिन आज 4.5 साल में हमने दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाया है और आज सपोर्ट प्राइस अधिक दिया। 2009 से 14 में जो हमने दलहन तिलहन खरीदा था वो 7.2 लाख मीट्रिक टन खरीदा था और जिसका दाम भुगतान किया था 3,115 करोड़ और 2014 से 19 तक में 4.5 साल में 13 गुना खरीद करके जब हमने इतने दिनों में 3,115 करोड़ किसानों को दिया था, इस बार 4.5 साल में 44,330 करोड़ किसानों के खाते में गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में और हमने 94.47 किया है। तो इसी तरह से बहुत सी बातें, हम अभी तो ये कृषि की बात कर रहा हूँ, मैं कृषि यंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, दलहन तिलहन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जहाँ हमने किसान के उत्पादन की बढ़ाने की बात कही, किसान के हमने समर्थन मूल्य की बात कही, उनकी खरीदारी को सुनिश्चित करने की बात कही और उसके बाद आज किसानों के खाते में 6-6 हज़ार देने की बात कही। मैं समझता हूँ कि आयुष्मान भारत के बाद ये लोग सवाल करते थे, आयुष्मान भारत के बाद अध्यक्ष महोदय ये कहां से पैसा आएगा? ये तो जो ओबामा केयर है उससे भी बड़ा मोदी केयर हो गया कि देश के 10 करोड़ परिवारों को, लगभग देश की आधी आबादी 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष, यकीन करिए सांसद के रूप में हम लोग साल भर में 25 लोगों को ही स्वास्थ्य का अनुदान दिला सकते थे और वो 25 हम सोचते थे कि हमने अपने लोकसभा के, अपने जनपद के 25 वो अभावग्रस्त जो हार्ट के, किडनी के, लीवर के एक्सीडेंट में जो गंभीर रूप से बीमार हो गए, वो प्रधानमंत्री के उस सहायता कोष से हम 25 लोगों को दिलाते थे। कहाँ एक एक एमपी 25 लोगों को दिलाता था और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 50 करोड़ लोगों को अगर पैसे के अभाव में मौत में की मुंह में चले जाते हैं तो अब मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार पैसे के अभाव में किसी को मौत के मुंह में नहीं जाने देगी। इस गरीब के इस फैसले से गरीब के इसको नहीं लागू कर रही, इस योजना को वेस्ट बंगाल में नहीं लागू कर रहे हैं। यहाँ बच्चों की तरह से नारे निकाल रहे हैं, बच्चों की तरह से, जैसे लगता है लोकसभा में नहीं चौराहे पे। मैं कहना चाहता हूँ कि आज 100 दिन हो गया इस योजना को लागू हुए, आयुष्मान भारत को मात्र अभी 100 दिन हुआ और 100 दिन में कितने लोगों को लाभ मिला है मैं बताना चाहता हूं कल्याण जी कि 10 लाख लोग इस आयुष्मान भारत में लोगों के सरकार के खजाने से 3,000 करोड़ 10 लाख लोगों को चिकित्सा का पैसा मिल चुका है, जो शायद जिंदगी में अगर वो पैसा नहीं मिलता तो अध्यक्षा महोदया शायद वो एम्स में नहीं इलाज करा सकते थे, कैंसर का अपना टाटा मुंबई नहीं करा सकते थे। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये देश तरक्की कर रहा है, इसकी हम कोई रैंकिंग नहीं बता रहे। जो पूरी दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है, पूरी दुनिया में तय करते हैं। आखिर वो सम्मान अगर नहीं मिलता
तो मैं कहता हूं दावोस में जो हर 2 साल पे विश्व का आर्थिक सम्मेलन होता है, जहां दुनिया के तमाम बिजनेस लीडर्स, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा होते हैं दावोस में, जो आर्थिक सम्मेलन, अभी तक उस दावोस आर्थिक सम्मेलन का उद्घाटन कौन करते थे? अमेरिका के राष्ट्रपति, यूरोप का कोई राष्ट्राध्यक्ष करता था। पहली बार दुनिया के विश्व के आर्थिक मंच पे अगर उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है तो आज उस दुनिया के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दावोस के आर्थिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। वो सम्मान नरेंद्र मोदी जी का नहीं था, वो सम्मान नरेंद्र मोदी जी का नहीं था, वो सम्मान इस देश के 130 करोड़ जनता का सम्मान है। अध्यक्षा महोदया, इनको नजर नहीं आ रहा, इनको नजर नहीं आ रहा है कि आज भारत किस तरीके से इनके 2014 में 142वें रैंक पे था, कोई निवेश कर नहीं रहा था। भारत में जो निवेश हो रहे थे, लोग उस निवेश को निकाल करके दूसरे देश में, हमारे देश के उद्योगपति टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी साउथ अफ्रीका जा रहे थे, यूरोप जा रहे थे, यहाँ से पूंजी, यहाँ से निवेश, कोई भारत में 2014 पे अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा था। हम 142वें स्थान पे आ गए थे और आज 4.5 साल में हम दुनिया के 77वें स्थान पे आ गए हैं और आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो हमने काम शुरू किया, अभी आरक्षण की बात थी, मैं कहता हूं हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती थी कि हम आरक्षण लागू करेंगे। हर पार्टी, बसपा हो, समाजवादी हो, कांग्रेस पार्टी रही हो, जनता पार्टी रही, लेकिन आखिर ये फैसला क्यों नहीं कर पाए? मैं कहता हूं कि आज इस देश में बिना अनुसूचित जाति जनजाति, बिना पिछड़े वर्ग को, बिना किसी आरक्षण को कम किए हुए, बिना किसी की उसको, इसके बाद सवर्ण और सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण देने का काम किया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, इससे इनकी जमीन खिसक रही है। इनको लग रहा है कि आज चाहे वो जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने उन सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, जिनके हाथों में हुनर रहते हुए रोजगार नहीं था, जिनके पास काबिलियत रहते हुए नौकरियां नहीं थी, कोचिंग नहीं कर सकते थे, पढ़ाई नहीं कर सकते थे, ऐसे लोगों को 10% आरक्षण दे करके बढ़ाया है। और असंगठित क्षेत्र में ये पहला राष्ट्रपति का अभिभाषण है जिसने इनको आईना दिखाने का काम किया है कि आज जहां हमने किसानों को आर्थिक सहायता देने का काम किया है, वहीं असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों को हमने 3000 पेंशन देने का काम किया है। और सरकारी कामगारों को हमने कर में राहत देने का काम किया है। ऐसा भी कभी किसी सरकार ने मजदूर को भी छुआ हो, किसान को भी छुआ हो, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी छुआ हो। और 2.5 लाख से 5 लाख टैक्स का एग्जम्पशन हुआ हो, और 5 लाख तो ये पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स पे एग्जम्पशन हुआ। अगर वो उन्होंने हेल्थ पे किया 50,000, हाउसिंग पे 2 लाख, इस तरह से उनको 9 साढ़े 9 लाख हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ पहली बार कर्मचारी हो, मजदूर हो, और नतीजा क्या, इनको शर्म नहीं आती है? पिछले 5 सालों में जब इनकी सरकारें थी, इन्फ्लेशन, जिस महंगाई की बात करते हैं, 10.1% इन्फ्लेशन था। 2009 से 14 महंगाई सुरसा की तरह से थी, लोगों की खरीद नहीं कर सकते। 2014 से 18 में 4.6 हुआ, 2018 में आज वो महंगाई जो डबल डिजिट रहती थी वो 2.19% हुआ है। पूरी दुनिया में अगर महंगाई पर नियंत्रण किया है तो हमारी सरकार ने किया है कि आज देश के गरीब आदमी की थाली पे आज उसके देश के जो औसत परिवार हैं उससे कम उनको 30 से 40 हजार उनकी बचत हुई है। आज जब मजाक उड़ाते थे कि ये जनधन क्या है, ये जनधन क्या है, आज इनसे पूछिए कि अगर ये जनधन खाता क्या है। उस समय कहते थे जनधन खाते में क्या पैसा आएगा मोदी की सरकार से, तो आज वो भी दिन आ गया कि न केवल 34 करोड़ जनधन का खाता खुला, बल्कि उस 34 करोड़ के खाते में 88,000 करोड़, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि वो जनधन खाते का, जिसका ये विपक्ष मजाक उड़ाता था, 88,000 करोड़ उसमें जमा है। और अब 88,000 करोड़ के साथ साथ उस हर जनधन खाते में किसानों के 6,000 हर साल और सरकार देगी अपने खजाने से। तो मुझे लगता है कि जो जनधन की मंशा थी, पहले दिन जब प्रधानमंत्री ने इस जनधन के खाते खोलने का आह्वान किया और पहली बार जब लोगों ने शुरू किया तो विपक्ष कहता था कहां से पैसा आएगा, और आज
ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, जिसमें आपने खुद देखा कि 2017 में 14 से 17 में पूरी दुनिया में जितने बैंक अकाउंट अध्यक्ष महोदय खुला केवल 55% थे, और आज जो हमने 55% अकेले भारत में हमने खाता खोला है। हमने अब हर डाकघर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कर दिया है। प्रयागराज की बात करके मेरी बात को मैं समाप्त करना चाहता हूं कि टोक्यो की आबादी 3 करोड़ होगी, विश्व का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है, और कल मौनी अमावस्या को एक शहर में 5 करोड़ लोग इकट्ठा हों, पूरी दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हैं, पूरी दुनिया का मीडिया है, पूरी दुनिया के विदेश के तमाम लोग आए हैं कि क्या 5 करोड़ लोग एक जगह होली डिप गंगा में, जमुना में, सरस्वती के उस त्रिवेणी के संगम में एक दिन में स्नान कर सकते हैं। हमारी महामंडलेश्वर बैठी हैं, इसी कुंभ में साध्वी को महामंडलेश्वर की उपाधि मिली, हमारे मंत्री को। शायद ये अगर चमत्कार हो सकता है तो इसी भारत की धरती पे हो सकता है, जो देवभूमि हो सकती है। तो आज वो गंगा हमारी लाइफ लाइन है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं बधाई दूंगा अपनी सरकार को कि जिस तरीके से नमामि गंगे में उन्होंने अभी तक 25,500 करोड़ की जो परियोजनाएं स्वीकृत किया है, और उससे आज पूरे लोग पहली बार तो उस कुंभ में अक्षय वट का दर्शन है। मैं एक बात कह के खत्म कर दूं, ये लोग कहते हैं कि हमारी सरकार का संकल्प क्या है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की। हमारी सरकार का संकल्प भ्रष्टाचार के खिलाफ यह है कि आज ही लंदन में वहां के मिनिस्टर ने क्लियर किया है कि जो विजय माल्या भाग गया था उसको हमारी सरकार फिर वापस लाएगी और यहाँ कोर्ट ऑफ लॉ में ट्रायल करके उनको सजा कर देगी। मैं कहता हूं कि गृह मंत्री जी बैठे हैं, हम 16 लोगों को वापस लाने की कार्रवाई कर रहे हैं, यूएई से, यूके से, बेल्जियम से, इजिप्ट से, यूएस से, अर्जेंटीना से और बारबुडा से। 58 लोगों के खिलाफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो ऑफेंडर्स हैं, 58 लोग, उनको लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है, और अभी तक अब इनको दर्द क्यों है, ये सदन क्यों नहीं चलने देते हैं? इसलिए नहीं चलने देते हैं कि अब जब क्रिश्चियन मिशेल इस देश में आ चुका है, राज खोल रहा है, आने वाले दिनों में बड़े बड़े लोग बेनकाब हो जाएंगे, और कुछ लोग जब जेलों में जाएंगे तो उसी की चिंता है, उसी की दर्द है। और यही नहीं, और हमारे दो अभी कौन सक्सेना और राजीव सक्सेना और संजीव चावला, 2 लोग और एक्सीजन 5 सालों में कभी किसी भगोड़े को वापस ले आने का काम किया था, आज हमारी सरकार ने किया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने समय दिया, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि आज ये महामहिम का राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, ये कोई अभिभाषण भविष्य के लिए नहीं है। मैं आज ये कह सकता हूं कि हमारी सरकार आत्मविश्वास के साथ जो वायदा 2014 में किया था, चाहे किसान हो, स्पष्ट तौर से योजना बना करके लाई है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत हो, आरोग्य योजना हो, चाहे सीधे के मामले में हमारी उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छता में शौचालय हो, या हमारी ये तमाम योजनाएं आज इस देश में उस गरीबी को कम किया है, जो इस देश पे गरीबी का माथे पे कलंक था, उसको पोंछने का काम करके एक नए भारत, जिस न्यू भारत को समय की कमी है, मैं उस नए भारत को डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसा नया भारत जहां सबको न्याय मिले, बराबरी का हक मिले, समता का अधिकार मिले, सबको सुरक्षा मिले, आज उस सुरक्षा का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।